हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राम और आज मैं टॉपिक लेकर आया हूं स्नैक बाइट। ठीक है, तो स्नैक्स के बारे में बताएं। स्नैक जो है सांप ये होते हैं, सिलिंड्रिकल लॉन्ग लिम्बलेस कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स हैं। इनकी बॉडी 3 पार्ट में डिवाइड है, हेड में, ट्रंक में, टेल में। इंडिया में ना 275 स्पीसीज़ होती हैं स्नैक की, जिनमें से 62 होती हैं जो पॉइजनस हैं, जहरीले हैं। तो इसके कुछ फीचर्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये पॉइजनस स्नेक है कि नॉन पॉइजनस स्नेक है। तो उसके फीचर्स हम देखें, फिजिकल फीचर्स देखें। पॉइजनस स्नेक जो होता है स्टॉट होता है, यानी कि मोटा होता है और डल कलर होता है, फीका रंग का होता है, यानी ग्रेश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है। नॉन पॉइजनस स्नेक जो होते हैं स्लेंडर होते हैं, पतले होते हैं और ब्राइटली कलर्ड होते हैं, यानी कि चमकीले होते हैं। टेल की बात करें तो राउंडेड है। पॉइजनस स्नेक में टेल जो है राउंडेड है और एब्रप्टली टैपरिंग है, यानी कि अचानक से पतली हुई होती है। हम इमेज आपको दिखा देंगे। फिर नॉन पॉइजनस स्नेक की बात करें तो इसकी जो टेल है ग्रेजुअली टैपरिंग होती है। ठीक है। फिर बैली स्केल्स की बात करें तो इसमें पॉइजनस स्नेक में ब्रॉड और कंप्लीट होते हैं स्केल्स, जबकि नॉन पॉइजनस स्नेक में स्केल्स जो होते हैं स्मॉल होते हैं और इनकम्प्लीट होते हैं, इंटायर लेंथ में नहीं होते। टीथ की बात करें तो पॉइजनस स्नेक में ना एक जोड़ी जो दांत होते हैं वो फैंग्स में अपर जॉ के जो टीथ होते हैं ये फैंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। फैंग्स में ही उसका जहर या वीनम होता है। ठीक है। और नॉन पॉइजनस स्नैक की बात करें तो उनके जो टीथ होते हैं सारी स्मॉल होते हैं, यूनिफॉर्म इन साइज होते हैं, एक जैसे साइज के होते हैं और इनमें कोई फैंग्स नहीं होते हैं, विषदंश नहीं होते हैं। ठीक है। और एक कॉमन फीचर है पॉइजनस स्नेक मोस्टली हुड बनाते हैं, फन बनाते हैं, नॉन पॉइजनस नहीं बनाते हैं। पर इसमें क्या है, पैराडॉक्स भी है, मतलब विरोधाभास भी है। कुछ ऐसे फीचर्स हैं हमें जो एक नज़र में लगता है कि ये पॉइजनस स्नेक है, पर वो पॉइजनस नहीं होता। और कई बार ऐसा होता है कि जो नॉन पॉइजनस स्नेक लगता है वो पॉइजनस हो सकता है। तो हमें क्या करना रहता है, प्रोग्नोसिस को देखते हुए, प्रोफाइलैक्सिस को देखते हुए हमें क्या करना रहता है, सारे केसेस में एंटी स्नैक वीनम तो देना ही होता है। ठीक है। पर इंसिडेंस इंडिया में बात करें तो 1 साल में 50,000 से ज़्यादा डेथ स्नैक बाइट की वजह से होती हैं। ठीक है। और जो पॉपुलेशन है एक्सपोज टू रिस्क ऑफ स्नैक बाइट, ये मोस्टली किसान जो होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनको ही होती, उन वही खेत में काम करते हैं, उनको ज़्यादातर सांप काटते हैं। तो ये क्या है, 50 मिलियन से ज़्यादा इसमें जो किसान हैं उनको ये स्नैक बाइट की केस आते हैं। 70% जो भी स्नैक बाइट होते हैं वो नॉन वेनमस स्नैक से होते हैं, यानी कि जहरीले सांप से नहीं होते हैं। ठीक है। इसमें एक चीज़ ऐड ऑन हो जाती है, अगर आपने प्रोटेक्टिव शूज़ या क्लॉथ, अच्छा मोटा सा कपड़ा है वो पहना हुआ है, या सांप के काटने का जो एंगल ऑफ बाइट है वो डायरेक्ट नहीं है, तो ना इसको ड्राई बाइट कहेंगे। और इसमें ऐड ऑन होके 85% जो केसेस होते हैं ना वो सीरियस नहीं होते हैं। ठीक है। फटाल नहीं होते हैं। फिर अब देखते हैं बिग 4, यानी कि 4 स्नेक जो इंडिया में फेमस हैं, जो कि पॉइजनस है, जिनके लिए हमें एंटी स्नैक वेनम देना चाहिए। तो कोबरा है, इमेज हम दिखा रहे हैं, क्रैथ है, रसेल वाइपर है, सॉ स्केल वाइपर है, ये 4 हैं। तो अब देखिए कि बाइट बाइट टू नीडल टाइम, ये क्या होता है कि जब जिस समय सांप ने काटा है और उसको एंटी स्नैक वीनम जो हॉस्पिटल में दिया गया है उसको देने का जो समय अंतराल है कम से कम 4 घंटे से कम होना चाहिए। इसको कहते हैं बाइट टू नीडल टाइम। एंटी स्नैक वेनम एक वो है स्पीसीज है जिस पर वर्क नहीं करती। एंटी स्नैक वेनम डज नॉट वर्क अगेंस्ट हम्प्ड नोज वाइपर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम्प्ड नोज वाइपर में हम क्या करते हैं, एंटी स्नैक वेनम तो अपनी वर्क करती नहीं है, तो सपोर्टिव केयर देते हैं, ब्लड प्रोडक्ट्स देते हैं और सिम्टम्स मैनेजमेंट करते हैं। और इसमें रीनल फेलियर होता है इसके काटने में, तो हम डायलिसिस करते हैं। ठीक है। और जो एंटी स्नैक वेनम जो देते हैं ना, तो एवरेज 20 वायल दिए जाते हैं एक पेशेंट में। ठीक है। और ये कैसे बनता है एंटी स्नैक वेनम, ये बनता है स्नैक से वेनम निकालते हैं और इसको एक्वाइंस, यानी कि जो घोड़े होते हैं, घोड़े के सीरम में इंजेक्ट करके फिर बनाते हैं। तो क्योंकि घोड़े का यूज़ किया गया है तो उसको एलर्जिक रिएक्शन, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन ह्यूमन में हो सकती है। ठीक है। वेनम की बात करें तो लाइफलाइज्ड होता है, यानी कि पाउडर्ड फॉर्म में आता है एंटी स्नैक वेनम। ठीक है। सेल्फ लाइफ 5 ईयर्स इसकी है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम पर स्टोरेज इसको करेंगे तो 5 साल तक ये चलेगा। कुछ होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं एंटी स्नैक वेनम, पर लाइफलाइज्ड ज़्यादा सेल्फ लाइफ वाले होते हैं। ठीक है। फर्स्ट एड बताएं आप स्नैक बाइट में। राइट से आज की याद कीजिए, निमोनिक है राइट, तो उसमें क्या है, आर फॉर रीएश्योर द पेशेंट। हम यानी कि सांप ने काटा पेशेंट को, हम पेशेंट को समझाएंगे कि आपको जो सांप ने काटा है वो जहरीला नहीं है, हमने इसके जो
जो आपने बताया उसके जो फीचर्स हमने देखे हुए हैं कि चमकीला था कि पतला था ये, और उसके दांत यूनिफॉर्मली थे, 2 से ज़्यादा दांत थे, मतलब 8-10 दांत थे। तो इन फीचर्स को देखते हुए हम कह सकते हैं कि आपको जो सांप ने काटा वो जहरीला नहीं है, तो इससे रीएश्योर कर सकते हैं। और अगर किसी को पॉइजनस स्नेक ने भी काटा है तब भी हम उसको काउंसिल करेंगे कि हम आपको एंटी स्नेक वेनम दे रहे हैं, इंजेक्शन दे रहे हैं, इससे आप ठीक हो जाओगे, घबराने की बात नहीं है। तो इसको कहते हैं रीएश्योर द पेशेंट। फिर आई फॉर इमोबिलाइज द लिम लाइक अ फ्रैक्चर्ड लिम। जैसे कोई फ्रैक्चर हो गया हो ना, तब हम क्या करते हैं, उसको बिल्कुल नहीं हिलाते हैं हाथ पैर को, वैसे ही इसको इमोबिलाइज रखना है। चलना नहीं है, नो वॉक, नो टॉर्निकेट। टॉर्निकेट बांध देते हैं लोग, रस्सी बांध देते हैं काटे हुए स्थान के आसपास, तो ये नहीं करना है, ठीक है। हमें क्रैप बैंडेज का यूज़ करना है, जो मेडिकल से मिलती हैं स्टोर से, बैंडेज का यूज़ करना है, या क्लॉथ को भी कोई कपड़ा होगा उसको भी, उससे भी बांध सकते हैं। हल्के से बांधना है, ज़्यादा टाइट भी नहीं बांधना है, ठीक है। और चाहे तो उसके बीच में 2 पट्टी, लकड़ी की पट्टियाँ भी लगा सकते हैं, स्प्लिंट जिसको कहते हैं, स्प्लिंट भी बना सकते हैं। और ध्यान रखना है कि प्रेशर नहीं लगे, ब्लड सप्लाई को ब्लॉक नहीं करना है, और किसी प्रकार की मसाज नहीं करना है, ठीक है। जी एच फॉर गेट टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। अस्पताल में जल्द से जल्द लेकर चाहिए। टी फॉर टेल द डॉक्टर सिम्टम। डॉक्टर को सिम्टम्स बताइए, ठीक है। क्या नहीं करना है, टॉर्निकेट नहीं बांधना है, कटिंग नहीं करना है, इलेक्ट्रोकॉटरी नहीं करना है, चलाना नहीं है ज़्यादा। टॉर्निकेट से क्या होता है ना, डिजिटल गैंग्रीन की रिस्क बढ़ जाती है। टॉर्निकेट आपने बांधा है तो ब्लड सप्लाई, वहाँ की ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो गई, तो क्या होता है ना, जो दूर के जो डिजिट्स होते हैं ना, जो अपनी उंगलियां हैं या पैर की उंगलियां हैं हाथ की, इनमें गैंग्रीन हो जाता है। गैंग्रीन का इमेज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना रहता है कि अगर टॉर्निकेट बंधा ही है ना, तो उसको कट करते हैं टॉर्निकेट को, उससे पहले क्या करेंगे, हमको बीपी कफ को अप्लाई करना है। जैसे स्नैक ने सपोज हाथ यहाँ काटा, तो हमने यहाँ पे टॉर्निकेट बांधा हुआ है, तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे बीपी कफ को सिस्टोलिक प्रेशर तक इन्फ्लेट करेंगे, उसके बाद टॉर्निकेट को कट करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर सडन कटिंग करेंगे तो इससे रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाएगा और हिस्टामिन रिलीज होगी। हिस्टामिन रिलीज की वजह से ना सडन बीपी फॉल हो जाएगा, एकदम से बीपी गिर जाएगा व्यक्ति का, ठीक है। एक और है, वेनम के स्प्रेड को कम करने के लिए नाइट्रेट स्प्रे भी आते हैं, तो क्रीम फॉर्म में भी आते हैं, जेल फॉर्म में भी आते हैं, पर नाइट्रेट स्प्रे सबसे अच्छे होते हैं। इनकी एफिकेसी लेकिन प्लस माइनस, यानी कि एफिकेसी अच्छी भी है और अच्छी नहीं भी है, तो कई बार इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे वेनम जो जहर है उसका विस्तार कम होगा, उसका स्प्रेड कम होगा, ठीक है। फिर स्नैक बाइट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो देखिए क्या होता है, जैसे कोबरा की बात करें तो पहले पहचान बताते हैं कोबरा की। इमेज देखिए कि ना इसके डोर्सल साइड में ना चश्मे जैसा निशान होता है, स्पेक्टेकल मार्क होता है, इसको बीनोसेलेट भी कहते हैं, बीनोसेलेट मार्क होता है कोबरा में, ठीक है। तो कोबरा के जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ना, ये पोस्ट साइनेप्टिक टॉक्सिन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, न्यूस्टिग्मिन जो होता है ना, एसिटिल कोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर, वो अच्छा उसका फंक्शनल आता है, यानी कि न्यूस्टिग्मिन इसमें यूज़ करने से रिलीफ मिलेगा, ठीक है। और क्रेत की बात करें, क्रेत पहले हम इमेज देख लेते हैं, क्रेत क्या कौन कौन से हैं। कॉमन क्रेत है ये वाला, जिसमें वाइट पट्टियां हैं, और बैंडेड क्रेत है जिसमें कि ट्रायंगुलर बॉडी है और येलो पट्टियां हैं, ठीक है। तो क्रेत की बात करें तो क्रेत की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसी है कि प्री साइनेप्टिक टॉक्सिन ये है क्रेत का टॉक्सिन। क्या होता है, एसिटिल कॉलिन होते ही कम है हमारे पास, कम होते हैं, डिस्ट्रॉयड होते हैं एसिटिल कॉलिन, तो इसमें क्या होता है, न्यूस्टिग्मिन का फंक्शन नहीं होता, न्यूस्टिग्मिन यहाँ पे काम नहीं करती। फिर हम रसेल वाइपर को देखें तो रसेल वाइपर में न्यूरोटॉक्सिसिटी भी है और हीमोटॉक्सिसिटी भी है, ठीक है। तो न्यूरोटॉक्सिसिटी इस वजह से है कि इसमें जो फॉस्फोलाइपेज A2 होता है ना, ये मेम्ब्रेन को डैमेज कर देता है, तो इससे ना साइनेप्टिक वेसाइकल उस मेम्ब्रेन से बाइंड नहीं कर पाते न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, ठीक है। और हीमोटॉक्सिसिटी किस वजह से होती है, ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 10। फैक्टर 10 की एक्टिवेशन होता है, इससे ना एक्टिवेशन कोगुलेशन कैस्केड एक्टिवेट हो जाता है, तो क्लॉटिंग फैक्टर कंज्यूम हो जाते हैं, तो उसमें ना ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन होती है, यानी कि इंटरनल ब्लीडिंग, गम ब्लीडिंग होती है, एपिस्टैक्सिस होती है, और सब कंजक्टाइवल में रैशेज या पैटेकी होते हैं, ठीक है। और आरबीसी टूटती हैं तो उससे हीमोग्लोबिन रिलीज होता है, तो इससे ना किडनी के ट्यूब्यूल को ब्लॉक कर देती है, तो इससे ना एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस होता है, एक्यूट किडनी इन्फेक्शन होता है।
या एक्यूट किडनी इंजरी होती है, ठीक है, ये होती है। फिर वाइपर का एनवेनोमेशन की मैनिफेस्टेशन, मतलब वाइपर स्नेक जब काटता है तो उससे क्या क्या चीज़ें होती हैं। देखिए, लोकल पेन होता है, लोकल लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं, सब कंजक्टाइबल हेमरेज हो जाते हैं, पेटेकी होते हैं, एपिस्टैक्सिस होता है, नोज ब्लीड होता है, गम ब्लीडिंग यानी कि मसूड़ों में खून आता है। और जीआईटी में देखें तो एब्डोमिनल पेन होता है, पेट दर्द होता है, वॉमिटिंग होती है, तो इसलिए हम ना वो जो फ्लैंक पेन होता है एब्डोमिनल पेन, उसमें हम ट्रामाडोल देते हैं, ठीक है। रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीड होता है तो उसको रोकने के लिए। किडनी में देखिए जो वाइपर होता है, वाइपर के बाइट से एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस और एक्यूट किडनी इंजरी होती है, और बीपीवी फॉल हो जाता है, और इसमें ना परप्यूराज होते हैं यानी कि जो लाल लाल चकत्ते भी आ जाते हैं। और अगर फ्लैंक पेन हो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी किडनी में कुछ मैनिफेस्टेशन हो चुका है। अब न्यूरोलॉजिकल फीचर्स, ये तो हमने हेमाटोलॉजिकल बता दिए वाइपर स्नेक के। न्यूरोलॉजिकल फीचर्स देखिए, न्यूरोटॉक्सिसिटी में क्या क्या होगा किसी भी स्नैक के काटने से। 4P है और 4D है, तो पहले P पढ़ते हैं। 4P में टोसिस है, यानी कि जो ड्रूपिंग आईलिड्स, जो पलकें हैं वो नीचे की ओर झुक जाती, लगता है कि नींद में है व्यक्ति, ठीक है, टोसिस है। और डिप्लोपिया, एक की जगह दो दिखना होता है, ये डिप्लोपिया है। दूसरा पी है पैरालिसिस ऑफ टंग या जॉ, जो जीभ है और जो जॉ की मसल्स हैं पैरालाइज हो जाती हैं। फिर थर्ड है पूलिंग सिक्रेशन, यानी कि गले में सिक्रेशन रहते हैं, उसको सॉलो भी नहीं कर पाता पेशेंट, कुछ नहीं कर पाता, तो जब हम स्टेथो लगाते हैं तो हमें घरघराहट सुनाई देती है, पूलिंग सिक्रेशन होती है। और फोर्थ है पैरालिसिस ऑफ पैराडॉक्सिकल ब्रीथिंग, यानी कि क्या होता है कि डायफ्राम पैरालाइज हो गया है, ठीक है, तो इससे अब क्या होता है, मेन मसल जो हमारी ब्रीदिंग की मेन जो है वो डायफ्राम है, तो डायफ्राम हो गया पैरालाइज, तो अब ना स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड स्केलेनियस ग्रुप ऑफ मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स का हम यूज़ करेंगे ब्रीदिंग कराने में, तो इसको कहते हैं पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग। 4Ds में देखिए डिप्लोपिया होता है, ठीक है, पर ये पेशेंट जो होता है ये पैरालाइज्ड हो जाती हैं, इसकी जो स्पीच मसल्स हैं, तो वो ये बता भी नहीं पाता किसी को, तो इसको डिसआर्थिया कहते हैं। डिसआर्थिया यानी कि वो स्पीच मसल्स पैरालाइज्ड हो गई हैं, ठीक है, तो वो बोल नहीं पाएगा। फिर डिस्पनिया भी होगा, यानी कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग भी होगी, और डिस्फेजिया यानी कि डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग, वो गुटक नहीं पाएगा, ठीक है, ये होती है। फिर वर्कअप, अब स्नैक बाइट आ गया है पेशेंट हमारे पास, तो हमें क्या क्या करना है। फर्स्ट एड हम कर चुके हैं, वीनम हमने पढ़ लिया, तो वर्कअप में क्या है, 20 मिनट होल ब्लड काउंट टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, उस पेशेंट का 2 ml ब्लड लेते हैं और एक टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, ठीक है, 20 मिनट तक देखते हैं, और अगर नॉर्मल ब्लड है, नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड है, तो उसको जब हम 20 मिनट बाद टिल्ट भी करेंगे, इवन इन्वर्ट भी कर देंगे टेस्ट ट्यूब को, तो भी वो क्लॉट जमा रहेगा, मतलब जमा हुआ रहेगा खून। पर अगर किसी को स्नैक बाइट ने का है और वेनम का इन्फेक्शन है, वेनम है उसके अंदर, तो अगर हम उसको टिल्ट भी करेंगे तो ब्लड पूरा बहने लग जाएगा, तो इससे पता चल जाता है कि ये वेनम अंदर है, ठीक है। तो ये टेस्ट करते हैं, इसके बाद में हम CBC भी करते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, LFT RFT भी करते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट भी करते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट भी करते हैं, और कोगुलोग्राम भी करते हैं। उसमें ना BT ब्लीडिंग टाइम, PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, APTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम भी देखते हैं, ठीक है। अब मैनेजमेंट की बात करें तो पेन जो होता है लोकल पेन, उसके मैनेजमेंट में हम पैरासीटामोल देंगे, ट्रामाडोल देंगे फ्लैंक पेन के लिए, ठीक है। और दूसरा BP कफ को टॉर्निकेट के पास में बांधेंगे, ठीक है। और थर्ड है पॉलीवेलेंट एंटी स्नैक वेनम, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंटी स्नैक वेनम तो देना ही देना है अगर स्नैक बाइट का केस है तो, ठीक है। तो मोस्टली 10 to 30 वायल लगती है, पर एवरेज 20 वायल में पेशेंट रिकवर कर जाता है अच्छे तरीके से, ठीक है। और चाहे किसी एज ग्रुप का हो, चाहे चाइल्ड हो, 2 साल का बच्चा हो, 5 साल का बच्चा हो, या 30 साल का आदमी हो, 40 साल की लेडी हो, कोई 20 साल की प्रेग्नेंट लेडी हो, सबको सेम डोज देना है, 10 to 30 वायल्स ऑफ एंटी स्नैक वेनम देना ही देना है। इसका हाफ लाइफ 90 मिनट होता है एंटी स्नैक वेनम का, और एक वायल जो है ना 6 ml रसल वाइपर के वेनम को न्यूट्रलाइज करने के लिए पर्याप्त होता है, ठीक है। तो ये है। फिर अब देखिए, अगर एंटी स्नैक वेनम जो हमने बनाया है, तो ये एक्वाइनस यानी कि जो घोड़ों होते हैं, घोड़ों के सीरम पे इंजेक्ट करके हमने बनाया है,
तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकती हैं, एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो सकती है एंटी स्नैक वेनम की। तो हम क्या क्या करना चाहिए, हमें उसको एंटी स्नैक वेनम देने से पहले हाइड्रोकोर्टिसोन दे ही देते हैं पहले से, और H1 ब्लॉकर दे देते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोरफेनिरामाइन मैलेट, जिसको एवेल भी कहते हैं, एवेल दे देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकोर्टिसोन और एवेल तो हम दे ही देंगे ASB के पहले, और साथ में कहेंगे नर्सिंग इंचार्ज से, नर्स से बोलेंगे कि आप ADR एड्रीनलिन को लोड करके रखिए, उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। एड्रीनलिन का जो डाइल्यूशन है वो है 1/1000 डाइल्यूशन में देना, IM देते हैं जब एनाफिलेक्सिस हो तब, ठीक है। अब एनाफिलेक्सिस पता कैसे चलेगा, देखिए उसको जो पेशेंट है ना उसके होंठ नीले पड़ जाएंगे, BP एकदम से फॉल हो जाएगा, BP गिर जाएगा, ठीक है, और चेस्ट ब्रोंकाई आने लगेंगे, ठीक है। तो इंटेंसिव मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। फिर देखिए कोबरा वाइट में ना हम एट्रोपाइन इसके साथ में, ASB तो दे ही दिया हमने, इसके साथ में कोबरा वाइट में एट्रोपाइन और न्यूस्टेगमिन भी दे सकते हैं, ठीक है। एट्रोपाइन क्यों देते हैं, ये ना कॉलिनर्जिक क्राइसिस रश को कम करने के लिए एट्रोपाइन देते हैं, और न्यूस्टेगमिन देते हैं क्योंकि ये एसिटिल कोलिन ईस्टरेज इनहिबिटर है। तो इससे ना क्या होता है, ये एसिटिल कोलिन को टूटने नहीं देता, जिससे कि बेनिफिशियल होता है और जल्दी से रिकवर करता है पेशेंट, ठीक है। फिर एंटी स्नैक वेनम के इंडिकेशन, मतलब कब दे सकते हैं एंटी स्नैक वेनम, ठीक है। पहला कोगुलोपैथी, यानी कि ना ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स अगर हो रही है, कि सब कंजक्टाइवल हेमरेज या पेटेकी बन रहे हैं, ब्लीडिंग गम्स हो रही है, एपिस्टैक्सिस हो रही है, नाक में से, ठीक है। तो एपिस्टैक्सिस नोजल ब्लीड, नाक से खून आने से भी हम इंडिकेशन है ASB का। न्यूरोटॉक्सिसिटी देखेंगे तो हम पेशेंट से बोलेंगे कि उसकी गर्दन उठा के बताओ, तो वो राइज नहीं कर पाएगा नेक, तो न्यूरोटॉक्सिसिटी है, ASB देना होगा। या सिंगल ब्रीथ काउंट, उससे बोलेंगे पेशेंट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक सांस में बोल के होता, तो वो नहीं बोल पाएगा, तो न्यूरोटॉक्सिसिटी इससे पता चलेगी और ASB की इंडिकेशन है। कार्डियोवैस्कुलर एबनॉर्मलिटी, जैसे BP लो हो रहा है, एरिथमिया में जा रहा है, तो भी हम इसको ASB देंगे। सिवियर एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग है, रिट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग है, तो भी ASB इंडिकेशन होगी। लोकलाइज स्वेलिंग है या फिर रैपिड एक्सटेंशन ऑफ स्वेलिंग, सपोज हाथ पे यहाँ पे डंक क्या कहते हैं, दांत मार दिए सांप ने, ठीक है, फैंक्स मार दिए, तो पूरा यहाँ स्वेल कर गया, यहाँ से पूरा अपर लिम्ब तक स्वेलिंग कर गया, तो हम ASB दे सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ जो स्नैक्स हैं इनको कंपैरिजन किया हुआ है उसके कुछ फीचर्स में, तो देखिए लोकल पेन और टिश्यू डैमेज की बात करें, सभी में होता है, बस क्रैथ होता है जिसमें लोकल पेन नहीं होता। तो कई बार क्या होता है, रात में सो रहा है इंसान और फिर सांप ने काट लिया, तो पता ही नहीं लगता कि काटा कि नहीं काटा है, तो इस ये बहुत ही घातक और जानलेवा हो सकता है। इससे इंडिकेशन नहीं होता है, कुछ पता ही नहीं चलता है कि क्या है, और हम ध्यान नहीं देते, तो ये जानलेवा हो सकता है। फिर एटोसिस न्यूरोलॉजिकल साइन, तो न्यूरोटॉक्सिसिटी जो है, कोबरा क्रैथ न्यूरोटॉक्सिक है, इनमें होता है। रसल वाइपर न्यूरोटॉक्सिक भी है और हीमोटॉक्सिक भी है, तो इसमें दोनों ही होते हैं। फिर हीमोस्टेटिक एबनॉर्मलिटी, तो हीमोस्टेटिक हीमोटॉक्सिस कौन है, ये रसल वाइपर है, वो जो कि न्यूरोटॉक्सिक भी है, हीमोटॉक्सिक भी है। और फिर हम्प्ड नोज वाइपर भी हीमोटॉक्सिक होता है, ठीक है। रीनल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो सब में तो नहीं होती, बस रसल वाइपर में होती है, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस कराता है, और हम्प्ड नोज वाइपर में भी हो जाती है। फिर रिस्पॉन्स टू न्यूस्टेगमिन, सिर्फ और सिर्फ कोबरा जो होता है, कोबरा बाइट है, उसमें न्यूस्टेगमिन का बेनिफिट है। रिस्पॉन्स टू एंटी स्नैक वेनम सभी देते हैं रिस्पॉन्स, सिवाय हम्प्ड नोज वाइपर नहीं देता। तो एक क्वेश्चन बनता है कि रिस्पॉन्स टू ASB कौन सा कौन से स्नैक का बाय के लिए नहीं होता है, ASB नहीं बेनिफिशियल है, तो वो है हम्प्ड नोज वाइपर, ठीक है। ये टॉपिक था स्नैक बाइट, हमने 12 से 15 मिनट में कवर करने की कोशिश की है। थैंक यू।